हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी रिफ्लेक्शन की, जहाँ पे हमने रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन यानी स्पेकुलस और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी जितने भी रिफ्लेक्शन होते हैं, वो चाहे रेगुलर हो या इरेगुलर, दोनों ही तरीके के रिफ्लेक्शंस इन लॉज को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से फॉलो करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे, या कौन कौन से लॉज हैं वो देखेंगे, और उनको किस तरह से वो फॉलो करते हैं वो भी हम आज यहीं पे देखेंगे। सबसे पहला ये जान लें कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 पॉइंट्स हैं। लॉ को जो है 2 पॉइंट्स की हेल्प से एक्सप्लेन किया गया है। पहला पॉइंट है, यानी लॉ का पहला रूल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत सालों से आप पढ़ते आ रहे हो, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। उसमें क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ ग्लांस या ग्लांसिंग एंगल इसे कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं, और ये सिर्फ इसमें साउंड में यहाँ पे साउंड को रिफ्लेक्ट करने वाला था सरफेस, और यहाँ पे लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ये उस पर नॉर्मल हो गया। नॉर्मल और मिरर के बीच में बनने वाला एंगल होता है 90। एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच जो एंगल है वो आई है। नॉर्मल और रिफ्लेक्शन के बीच बनने वाला एंगल आर है, और थीटा सरफेस ऑफ मिरर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रिफ्लेक्टेड या इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला एंगल है। ठीक है, तो पहला लॉ हमें क्या बता देता है, वो बता देता है एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो इंसिडेंट रे है हमेशा उसी एंगल से रिफ्लेक्शन के बाद नॉर्मल से जाएगी जिस एंगल से वो आई थी। ठीक है, दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बता रहा है, कह रहा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, ये हुआ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल है, ये यानी 1 2 3 चीजें, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये तीनों ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होंगे। प्लेन हमारा क्या होता है, प्लेन पहले जान लेते हैं क्या होता है। आपने डायमेंशंस पढ़े होंगे, पढ़ा होगा, ये x होता है, ये y होता है, ये z होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 प्लेन हैं, x y, y z, z x। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपका एक कमरा है, आप जिस जगह बैठे होंगे, कोई अगर कमरे में बैठे हैं तो कमरे में एक कॉर्नर दिख रहा होगा, कॉर्नर। ठीक है, कोई सा भी आप ऐसा ले लो या नीचे वाला ले लो। वहां से आप देखोगे x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, यानी जो कमरे का एक कॉर्नर है, इसको आपने ओरिजिन मान लिया, 0 मान लिया। इससे एक कॉर्नर, एक जो लाइन जा रही है, इसको x मान लो, एक को y मान लो, एक को z मान लो। हमने मान लिया, चलो ठीक है। तो ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका z हो गया। ठीक है, अब क्या है, ये एक्स वाई, ये वाला प्लेन, देखिए ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, जिस दीवार पे ही हमारा बोर्ड है,
तो ये भी एक सरफेस है ना, दैट इज अ सरफेस। तो ये क्या हो गया, एक प्लेन हो गया। जो नीचे फर्श है आपकी जिस पे आप चल रहे हो, दैट इज आल्सो अ प्लेन। रूफ इज आल्सो अ प्लेन। 4 वॉल्स जो आपको चारों ओर से घेरे हुए हैं, वो वॉल्स भी आपकी क्या है, सरफेस है। तो क्या है कि अगर कोई रे इस सरफेस पे आ रही है ऐसे, तो वो जब रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्शन के बाद भी इसी सरफेस पे रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे आए और ऐसे चली जाए। ऐसे का मतलब इंसिडेंट रे ये आई और ये क्या हो गई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई मिरर से, और रिफ्लेक्शन के बाद इधर ना जाके वो क्या हो गई, इधर आ गई, ऐसे ऐसे आ गई। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इस प्लेन पे लाइट थी, वो इस प्लेन पे नहीं आ सकती। लॉ यही कहता है कि वो उसी प्लेन में रहेगी, और नॉर्मल भी, यानी ये तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। तो कोई भी रिफ्लेक्शन होगा वो इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेगा, ओबे करेगा। ठीक है, तो कोई भी रिफ्लेक्शन होगा वो इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेगा, ओबे करेगा। यही हमारा क्या कहलाता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। यही हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। और अभी मैंने बताया कि इसको दोनों ही ओबे करते हैं। कौन कौन से, रेगुलर भी और इरेगुलर दोनों तरीके के। कैसे दिखाते हैं, देखिए इससे डेफिनेशन भी आपको समझ में आ जाएगी। देखिए क्या था, रेगुलर रिफ्लेक्शन ये था कि कोई पैरेलल लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद अगर क्या रहे, पैरेलल रहे। पैरेलल लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद भी क्या रहे, पैरेलल रहे, तो वो क्या होगा, रेगुलर होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। चलो खींच लेते हैं। ये लाइट इंसिडेंट है, ठीक है। अब ये इंसिडेंट लाइट यहां पे इस पॉइंट पे, इसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल डाल दिया, ठीक है। तो ये आई हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। अब ये और ये दूसरा इंसिडेंट रे यहां पे आ रहा है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो इसी पे नॉर्मल खींच देते हैं। तो ये एंगल क्या होगा, इंसिडेंस होगा, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब देखो बात को समझो, नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल होंगे, होंगे ना, और ये आपस में पैरेलल है ही है, इंसिडेंट रे। I इज इक्वल टू आर होता है, I इज इक्वल टू आर होता है। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। R इक्वल है तो पैरेलल होंगे, अगर ये पैरेलल है तो ये भी पैरेलल होंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन भी प्रूफ हो गया, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया। आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को देख सकते हैं, ठीक है। अभी देखो, अगर ये आपका ये इरेगुलर हो या डिफ्यूज्ड हो, डिफ्यूज्ड है आपकी, एक ये लाइट रे आई, एक ये लाइट रे आ गई, ठीक है। ये लाइट रे आई, ऐसे पड़ी, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, इरेगुलर सरफेस है तो ये नीचे की ओर जा रहा है, इसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये इस तरह का सरफेस बन गया, और इस पे नॉर्मल खींच दिया हमने। तो आपका आई क्या हो गया, ये हो गया, और आर क्या हो जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यहां पे अगर हम देखें, इसको प्रोजेक्ट करें तो जरा, तो ये हो गया इसका प्लेन, इस पे नॉर्मल खींचेंगे तो ऐसा नॉर्मल आएगा,
ठीक है। और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा और ये हो गया रिफ्लेक्शन। तो अब ये देखो बेटा, डिफ्यूज में क्या हो गया, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों आपस में लाइट रेज पैरेलल थी, इंसिडेंट रेज पैरेलल थी, बट रिफ्लेक्शन क्या हो गया, नॉन पैरेलल हो गया। ठीक, तो अब ये आप देख सकते हो कि आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन भी फॉलो कर रहा है इसको, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी इन लॉज को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, दोनों ही क्या कर रहे हैं, इन लॉज को फॉलो कर रहे हैं। अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हालांकि हमें जो है इस चैप्टर में सभी रेगुलर रिफ्लेक्शन ही पढ़ने हैं, यानी कि जो भी हमारा स्टडी होगा वो पूरा स्पेकुलस रिफ्लेक्शन पे होगा। अब स्पेकुलस रिफ्लेक्शन में आपके पास जो है सरफेस भी क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए या रेगुलर होना चाहिए। देखिए, रेगुलर शेप का मतलब क्या हो गया, जैसे आपका स्फीयर है, एक रेगुलर शेप है, प्लेन आपका रेगुलर सरफेस है। और रेगुलर सरफेस क्या है, कोई भी ऐसी चीज, स्फीयर, सर्कल, ये सब आपके क्या है, रेगुलर शेप है। तो चलिए आते हैं, बात करते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस की। रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस में सबसे जो कॉमन नाम है वो है मिरर। क्या है, मिरर। तो आज हम ये डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से मिरर होते हैं। तो देखो बेटा, हम आज टाइप ऑफ मिरर पे जा रहे हैं। उससे पहले डेफिनेशन एक मान ले, एक मिरर की एक सिंपल डेफिनेशन देख लें क्या होती है। मिरर is a highly smooth polished surface which reflect most of light rays in the same medium from which they come। ठीक है, एक हाईली स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस जो क्या करे, आने वाली सभी इंसिडेंट रेज को उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट कर दे जिस मीडियम से वो लाइट रेज आ रही होती हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, मिरर कहलाता है। यानी कि मैक्सिमम लाइट रेज को क्या कर दे, वापस भेज दे। तो मिरर आपके पहले तो मेटल के बनाए जाते थे। द बेस्ट मेटल इज सिल्वर। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा सोने के और चांदी के मिरर बनते थे, राजा महाराजा उसको यूज़ करते थे। गरीब जनता वो यूज़ नहीं कर पाती थी, तो गरीबों के पास उसका एक अल्टरनेटिव आया। वो अल्टरनेटिव ग्लास का बना होता था। ग्लास की एक शीट ऐसे ले लेते थे, उस शीट के ऊपर इस तरफ सिल्वर मेटल की पॉलिशिंग कर देते थे, कोटिंग। ठीक है, और उसके ऊपर रेड ऑक्साइड, किसका, रेड ऑक्साइड कॉमन सा केमिकल है, आपको भी पता होगा। रेड ऑक्साइड का क्या काम है। रेड ऑक्साइड किसी भी मेटल को रस्टिंग से बचाता है। इट क्रिएट अ लेयर बिटवीन मॉइस्चर एंड मेटल, और मेटल उससे क्या होता है कि उनमें कोरोजन नहीं होता है। तो आपका जो ये ग्लास, उसके बाद
सिल्वर की कोटिंग। अब आजकल सिल्वर का भी अल्टरनेट बना लिया है लोगों ने, फिलहाल हम सिल्वर की कोटिंग ही ले लेते हैं। अच्छे मिरर के लिए सिल्वर कोटिंग अच्छी होती है, सिल्वर की कोटिंग और उसके ऊपर रेड ऑक्साइड। देखिए कोरोजन, अगर रेड ऑक्साइड जो आपका पेंट है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं आपने करवाया है तो आपका मिरर जल्दी खराब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखा होगा आपने, जो बेसिन के ऊपर आप लोग बड़ा सा मिरर लगवाते हैं, उसके कॉर्नर्स में अक्सर धब्बे आ जाते हैं, ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं। आप कहते हो कि ये शीशा अंधा हो गया है, अंधेरा गया है, तो वो एक्चुअल में क्या होता है कि जो उसके पीछे, मिरर के पीछे जो मेटल आपने कोटिंग करी थी सिल्वर की, उसमें क्या हो गया, कोरोजन हो गया है। तो ये आपका क्या हो जाता है, मिरर हो गया। अब ये जो हमारे मिरर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्रिएट किए जाते हैं। सबसे पहला, हम मिरर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? प्लेन मिरर, ठीक है। सेकंड, कर्व्ड मिरर। प्लेन मिरर, दूसरा कर्व्ड मिरर। अब ये कर्व्ड मिरर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। स्फेरिकल मिरर और सेकंड होता है इलिप्टिकल मिरर या पैराबोलिक मिरर। स्फेरिकल या इसमें पैराबोला में भी बहुत सारी चीज़ें आती है, इलिप्स आ जाता है, हाइपरबोला आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे शेप आ जाते हैं, बट हम इतना डीप नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ पैराबोलिक या इसमें जाते हैं। अब स्फेरिकल मिरर की बात करें या पैराबोलिक मिरर की बात करें, दे आर फर्दर डिवाइडेड इन 2। कॉनकेव मिरर एंड ए कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो हमें यहां तक पढ़ना है। अब ऐसे तो समझ में आ नहीं रहा है, इतना सारा मैंने नाम लिख दिया, इतना सारा बवाल कर दिया आपके सामने। हाउ यू अंडरस्टूड दैट? तो इसको समझने के लिए आप ने वाटरमेलन देखा होगा, गोल सा होता वाटरमेलन, ठीक है। इस वाटरमेलन को हम स्लाइस कर दें, अगर स्लाइस कर दिया, ऐसे काट लिया, ठीक है, कटोरे की तरह आपके हाथ में आ गया। कैसा कटोरा है? जिसमें इडिबल पोर्शन भी है, वाइट पोर्शन भी है। आपने क्या किया, रेड इडिबल पोर्शन जो है निकाल लिया, ठीक है। और ये फिर क्या हो जाएगा, एक ऐसे प्लेट की तरह हो जाएगा, कटोरे की तरह आ जाएगा। ऐसा कटोरा जिसमें या यूँ कह सकते हो टोपी आपकी राउंड, ऐसा शेप्स आ जाएगा, ठीक है। मुसलमान जो टोपी पहनते हैं वैसी जो है मुल्ला जी वाली टोपी आ जाएगी, ये शेप आ जाएगा। ये किसका एक हिस्सा हमने लिया, स्फीयर का। किसका ये हिस्सा लिया, स्फीयर का। यानी हमने क्या किया, स्फेरिकल शेप लिया। भाई वाटरमेलन क्या होता है, स्फेरिकल होता है। अब एक और वाटरमेलन होता है जो स्फेरिकल नहीं होता है, वो क्या होता है, पैराबोलिक होता है। इस तरह का शेप होता है, देखा होगा कुछ वाटरमेलन ऐसा होते हैं, अंडे के साइज के, अंडे के शेप के, ठीक है। इसको भी अगर आप स्लाइस करो, ऐसे आपने स्लाइस कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, एक शेप आ गया, पैराबोलिक शेप, ठीक है।
तो आपका जो स्फेरिकल मिरर है या पैराबोलिक मिरर है वो कुछ इसी तरीके से बनाया जाता है। स्फीयर का एक हिस्सा ले लिया या पैराबोला का एक हिस्सा ले लिया और आपका क्या बन गया, मिरर बन गया। कैसे? मिरर को हम बनाने के लिए क्या करते हैं, शीट लेते हैं, प्लेन शीट ले ली, उसके पीछे सिल्वर कोटिंग करी, रेड ऑक्साइड लगाया, आपका प्लेन मिरर तैयार हो गया। अब आपने क्या ले लिया, स्फेरिकल मिरर लिया। स्फेरिकल मिरर, कटोरा मिला आपको, कटोरा मिला, आपने कटोरे को ऐसे रखा, ऐसे रखा। इस तरह से मैंने दो कटोरे क्यों लिए, यानी दो स्फीयर के हिस्से क्यों लिए, क्योंकि एक में हम पॉलिश करते हैं बाहर की तरफ, इधर देखिए बाहर किया है ना, बाहर करेंगे और रेड ऑक्साइड बाहर की ओर लगाएंगे तो इनर साइड क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। ठीक है। और अगर हमने इनर साइड में लगाया और इनर साइड को कोट किया रेड ऑक्साइड और सिल्वर मेटल से, तो इसका आउटर सरफेस क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आपके एक स्फीयर के हिस्से से दो तरीके के मिरर बन सकते हैं, जिसका इनर सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। इनर सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। उसको हमने कहा कॉनकेव मिरर। क्या कहा, कॉनकेव मिरर, या इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है। और अगर आपका क्या हो जाए, इनर सरफेस कोट कर दिए गए और आउटर सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाए, यानी आउटर सरफेस जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा किसी भी स्फेरिकल शेप का, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो अभी बाद में हम डिस्कशन करेंगे। कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर क्यों नाम पड़ा इसका, इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अभी फिलहाल कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर ये दो आपको मिल गए। ठीक है। कैसे मिले, स्फेरिकल मिरर से मिले। स्फेरिकल मिरर किससे बनाया, स्फीयर के ग्लास का गोला ले लिया हमने, जैसे फुटबॉल जैसा होता है, आपने कांच का बल्ब देखा होगा, बल्ब ले लिया, बल्ब का एक हिस्सा काट लिया कांच का, तो कांच का कटोरा आ गया आपके पास। उसमें अब दो सरफेस है, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। अगर आपने अंदर की तरफ वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया तो वो आपका बन जाएगा कॉनकेव मिरर, और अगर आपने बाहर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया तो वो बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ये तो हो गया बेटा किसका, स्फीयर का हिस्सा। ऐसे ही दो हिस्से किसके बनेंगे, पैराबोला के भी बनेंगे। ये थे स्फेरिकल थे, ठीक है, और ये है पैराबोलिक। ठीक है। अब पैराबोलिक के भी दो हो गए। इनर सरफेस आपने क्या बनाया, रिफ्लेक्टिंग बनाया, तो ये क्या बन गया, कॉनकेव, और आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग बनाया तो क्या बन गया, कॉन्वेक्स। तो आपका पैराबोलिक मिरर भी टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर भी आपका टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो इस तरह से आपने जान लिया कि प्लेन मिरर होता है, कर्व्ड मिरर होता है। कर्व्ड मिरर में आपका जो है वो स्फेरिकल मिरर भी हो सकता है या पैराबोलिक मिरर भी हो सकता है, और स्फेरिकल या पैराबोलिक मिरर कॉनकेव भी हो सकते हैं, कॉन्वेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है। तो आज हम यहां तक ही लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे।